अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे सिंपलर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या? इससे पहले एक टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इसको डिफाइन किया जाता है a group of mutually interacting bodies such that they exert a force on one another but no external force acts upon them। कुछ अजसाम का ऐसा ग्रुप जो कि एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा रहे होते हैं सिस्टम के अंदर रहते हुए, वो अजसाम एक दूसरे पर फोर्स ज़रूर लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं अजसाम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। तो इस तरह का सिस्टम, ग्रुप ऑफ बॉडीज, ये हमेशा क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा माइंड ना कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो चूँकि टॉपिक आपके कैरी करने होते हैं इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। एक गैस मॉलिक्यूल्स, इनको अगर एक कंटेनर के अंदर फिल किया जाए, फिल्ड इन कंटेनर, हमेशा याद रखिएगा ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाते हैं, कंटेनर की वॉल से तो टकराते हैं, लेकिन बाहर से इनके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या? इसको डिफाइन किया जाता है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अजसाम मिलकर एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा उन तमाम तर अजसाम का या उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना पहले लीनियर मोमेंटम होगा अजसाम का, तमाम तर जितने भी बॉडीज़ हैं एक सिस्टम के अंदर जो मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तमाम अजसाम का लीनियर मोमेंटम टकराने से पहले का भी और तमाम तर अजसाम का टकराने के बाद का जो लीनियर मोमेंटम है ये आपस में बराबर होंगे। मैथमेटिकली तौर पर P इज इक्वल टू कांस्टेंट। P हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम को जाहिर करता है, लीनियर मोमेंटम। और ये उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना पहले लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का उतना टकराने के बाद का मोमेंटम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आसान तरीके से समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास टू बॉडी सिस्टम है, दो अजसाम के ऊपर मुश्तमिल एक सादा सा सिस्टम बना लेते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं एक जिस्म का मास है m1 और दूसरे जिस्म का मास है m2, और ये टकराने से पहले m1 जिस्म v1 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है जबकि m2 v2 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है। अब एक बात जहन में रखिएगा, इनिशियली तौर पर जब ये दो अजसाम आपस में टकराते नहीं हैं तो उस वक्त कंसीडर कर लिया जाता है कि v1 यानी कि m1 की जो वेलोसिटी है ये स्लाइटली लार्जर है m2 की वेलोसिटी से, जिसे v2 से यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो टकराने के बाद m1 और m2 इनके ऊपर दो मुखालिफ फोर्सेस एक्ट करती हैं। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, एक जिस्म दूसरे जिस्म के ऊपर अमल की फोर्स लगा रहा होगा और बदले में उसके ऊपर रद्द अमल की फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ मैंने जाहिर किया हुआ है कि m2 के ऊपर जो फोर्स m2 m1 के ऊपर लगा रहा है, m2 मास m1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, अगर उस फोर्स को f प्राइम से जाहिर कर दिया जाए और m1 m2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है अगर उसे f से जाहिर कर दिया जाए, तो यूं टकराने के बाद m1 जो जिस्म है अगर वो v1 वेलोसिटी v1 प्राइम के साथ, प्राइम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि वेलोसिटीज़ को आप डिस्टिंग्विश कर सकें, इनके दरमियान में फ़र्क कर सकें कि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से अलग कैसे है।
कौन सी वेलोसिटी टकराने से पहले की है और टकराने के बाद की वेलोसिटी कौन सी है। तो फ़र्क करने के लिए ये प्राइम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब हो सकता है वहाँ आपके जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, इसके अंदर साइन ऑफ नोटेशन मतलब चीज़ों को ज़ाहिर करने के जो अंदाज़ हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार सबका एक है। ठीक है बेटा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। टकराने के बाद m1 जिस्म v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ हरकत करता है और वहीं m2 जो जिस्म था, बॉडी था, वो v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ अब हरकत करने लग जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ के मुताबिक हमेशा बराबर होता है फोर्स और टाइम के हासिल ज़रब के बराबर, जिसे इम्पल्स कहा था। इम्पल्स का दूसरा नाम बेटा हमने क्या कहा था कि चेंज इन मोमेंटम है। तो पहले जिस्म के लिए या फर्स्ट बॉडी के लिए अगर आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे, फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रही थी वो फोर्स है एफ, और टी टाइम के लिए अगर ये एक्ट करे, हमेशा याद रखिएगा ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अजसाम का टकराने से पहले का मोमेंटम। देखें m1 जिस्म है बिफोर कोलिजन, अगर इसका मोमेंटम बनाना चाहेंगे, इधर थोड़ा सा बेटा गौर कर लीजिएगा, अगर इसका मोमेंटम हम बनाना चाहें और उसे p1 से ज़ाहिर कर दें तो ये m1 v1 के बराबर होगा मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक। इसी तरह से यही m1 टकराने के बाद v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ हरकत करता है। अगर इसका मोमेंटम pf फाइनल मोमेंटम यानी कि टकराने के बाद का मोमेंटम बना लिया जाए तो ये मोमेंटम बराबर होगा m1 v1 प्राइम के। सिंपलर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम आपने इस्तेमाल करनी है। अब गौर कीजिए, चेंज चाहे वो मोमेंटम की हो या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, हमेशा याद रखिएगा आखिरी में से इब्तदाई को माइनस किया जाता है। तो आखिरी मोमेंटम m1 v1 प्राइम है, जबकि उसका टकराने से पहले का मोमेंटम m1 v1 है, तो इसीलिए m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है, और दूसरे जिस्म या दूसरी बॉल के लिए इसको लिखना चाहेंगे, सेकंड मैस के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो f प्राइम है, तो इसीलिए f प्राइम और t टाइम के लिए एक्ट करती है, ये बराबर होगी। यहाँ पर गौर कीजिए, टकराने से पहले m2 मास v2 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा होता है, तो इसके मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक इब्तदाई जो इसका मोमेंटम होगा जिसे pi से ज़ाहिर कर दें, ये m2 v2 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, और यही m2 जब टकराने के बाद v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ हरकत करता है तो इसका फाइनल मोमेंटम अगर उसे pf से ज़ाहिर कर लिया जाए तो ये m2 v2 प्राइम के बराबर होगा। अब f क्रॉस t हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। चेंज आखिरी में से इब्तदाई को माइनस करना है। आखिरी है m2 v2 प्राइम और इब्तदाई क्या है m2 v2, इसीलिए m2 प्राइम माइनस m2 v2। इसे मसावात नंबर 1 कर दें और इसे मसावात नंबर 2 कर दें। आप दोनों मसावतों को ऐड कर लें आपस में, 1 और 2 को आपस में ऐड कर लें। ऐड करने से देखें f क्रॉस t प्लस f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब यहाँ टाइम दोनों में सेम है, टाइम को कॉमन कर दें, f प्लस f प्राइम लिखा जा सकता है। इसी तरह से बाकी राइट हैंड साइड इक्वेशन की वैसे रहने दें। अब यहाँ गौर कीजिए, हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। थर्ड लॉ न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक, न्यूटन के तीसरे मोशन के कानून के मुताबिक ही कंडीशन यहाँ पर इस्तेमाल की जाए तो दो अजसाम के ऊपर ये थर्ड लॉ लगेगा कि f प्राइम को लिखा जा सकता है माइनस एफ के या फिर f को लिखा जा सकता है माइनस एफ प्राइम के। मैंने यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की हुई है, आप f प्राइम को यहाँ से लिखना चाहेंगे तो माइनस एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब माइनस की अलामत इसके साथ एसोसिएट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखें f प्राइम की जगह पर माइनस एफ को मैंने पुट किया हुआ है। अब माइनस एफ पुट करेंगे, f प्लस का और माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड वैसे रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर बेटा कैंसल हो जाएगा।
जबकि इसकी राइट हैंड साइड बाकी रहेगी जो कि m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 माइनस m2v2 के बराबर है। अब गौर करें, जो फैक्टर्स जो फिजिकल क्वांटिटीज माइनस के अंदर हैं उनको इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके m1v1 माइनस में है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगी, जबकि m2v2 माइनस है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ आकर प्लस हो जाएगी, जबकि जो प्लस के फैक्टर हैं वो वही राइट हैंड साइड के ऊपर रह जाएंगे। m1v1 प्राइम भी प्लस में था, m2v2 प्राइम भी प्लस के अंदर था। अब गौर कर लें, ये टकराने से पहले का m1 का मोमेंटम है और ये टकराने से पहले m2 का मोमेंटम है। इसका मतलब अगर टकराने से पहले m1 और m2 के मोमेंटम आपस में जमा हो रहे हैं तो ये जाहिर क्या हो रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम जिसे टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। इसके बाद m1v1 प्राइम मास m1 का टकराने के बाद का मोमेंटम है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि m2v2 प्राइम मास m2 का टकराने के बाद का मोमेंटम है। दोनों मोमेंटम्स आपस में आकर जमा हो रहे हैं तो इनका सम ये जाहिर क्या कर रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? तो यही तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन किया था कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा जो मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद एक जैसा ही रहेगा। तमाम तर किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का सम कांस्टेंट होता है या ज़ीरो के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो यहाँ से टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, जो कि डेफिनेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो ये हमने साबित करना था। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास टू बॉडी सिस्टम ना हो, नंबर ऑफ बॉडी सिस्टम्स हो, हमारे पास कुछ ग्रुप बन जाए बॉडीज़ के, तो उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, देखिए कुछ अजसाम के ऊपर फोर्स एक डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी और कुछ उन्हीं ही सिस्टम में से अजसाम के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी। एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक तरफ होगी और दूसरी की वेलोसिटी की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी। जब तमाम तर ग्रुप ऑफ बॉडीज़ के लीनियर मोमेंटम का मजमुआ किया जाएगा तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और उनका जो रिजल्ट है या टोटल जो उनका मोमेंटम मिलेगा वो ज़ीरो के बराबर मिलेगा। तो इसी को ही कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसके बाद बेटा दो डेफिनेशंस हमने और करनी है, आप इनको अंडरस्टैंड रखिएगा क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जाती हैं। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए अजसाम आपस में टकरा रहे हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो इलास्टिक कौन सी होंगी और इनइलास्टिक, जिसे उर्दू में आप प्रोनाउंस करते हैं लचकदार टकराव और गैर लचकदार टकराव। लचकदार कैसे होगा, फिजिक्स इनको कैसे डिफाइन करती है, चलें। इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन ऑफ टू और मोर बॉडीज सच दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। दो या दो से ज़्यादा अजसाम का एक ऐसा सिस्टम जिसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का लफ्ज़ भी आपके कुछ बुक्स के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है उसने। ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहे, इसका सम एक जैसा रहे बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, जो भी बॉडीज़ हैं, जो भी सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और उसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, और वहीं उसी ही सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, अगर ये दोनों कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहा जाएगा, इस तरह के टकराव को क्या कहा जाएगा, इलास्टिक। सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। बेटा इसे क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो रिबाउंसिंग ऑफ
hard ball from marble floor। ये एग्जाम्पल आपके बुक्स के अंदर दी गई है कि देखें एक हार्ड बॉल का एक मार्बल फ्लोर से रीबाउंस होकर आना। क्या वजह कि जब बॉल को एक मार्बल फ्लोर के ऊपर मारा जाता है तो टकराने के बाद बॉल अपनी उतनी ही हाइट दोबारा से गेन करती है, उतनी ही वेलोसिटी बॉल के पास मौजूद होती है। अब अगर वेलोसिटी जिस्म के पास उतनी ही रहे तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी एक जैसी हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और वहीं उसका लीनियर मोमेंटम भी लाजमी तौर पर कंजर्व रहेगा। तो इस तरह के सिस्टम की जो कोलिजन है, उस हार्ड बॉल का मार्बल फ्लोर से टकराना, ये इलास्टिक कोलिजन की मिसाल बन जाती है हमारे पास। और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन, a collision of two or more than two interacting bodies such that the total linear momentum before and after the collision remains constant. The kinetic energy of the system before and after the collision does not remains constant। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है कि दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टकराने वाले अजसाम का टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे। मतलब कहने का क्या है कि बिफोर कोलिजन उनका जो मोमेंटम है वो आफ्टर द कोलिजन भी वही मोमेंटम हो, लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन है वो आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना हो। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व ना हो। इस तरह की कोलिजन को क्या कहा जाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। पीटीबी के अंदर उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, उसने इलास्टिक कोलिजन के लिए जस्ट इतना कहा हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, तो इस तरह की कोलिजन को क्या कहा जाएगा? इलास्टिक। जबकि अगर अजसाम के दरमियान में कोलिजन इस तरह की हो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, तो इसको इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर बन जाती है। लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर उसने काफ़ी बार हाँ ये आपसे पूछा हुआ है मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम दोनों तरह की कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है। मोमेंटम के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब इसकी मिसाल अगर बनाना चाहेंगे कि एक सैंडी फ्लोर हो आपके पास, पतला सा फर्श हो और उसके ऊपर आप कोई बॉल को ड्रॉप करें, तो वो कभी भी अपनी दोबारा इनिशियल हाइट को गेन नहीं करेगी, या बॉल के पास वो इब्तदाई वेलोसिटी नहीं होगी जो पहले वेलोसिटी थी। तो अब वेलोसिटी उसके पास वो नहीं है जो पहले थी। इस तरह की कोलिजन क्या बन जाएगी बेटा? इनइलास्टिक कोलिजन बन जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन और आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।